Good morning, my learners. Welcome to my YouTube channel. I hope all of you are fine and safe. Last time हमने हमारी वीडियो के अंदर ऑस्मोसिस फिनोमेना को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ऑस्मोसिस क्या होता है, देन रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एंड उससे रिलेटेड जो लास्ट थे वो हमने डिस्कस किए थे. टुडे वी डू द थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. आज जो हम करेंगे वो हमारे पास क्या है, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन है किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर की. मींस मैथमेटिकली हम इस इक्वेशन को प्रूफ करेंगे कि पाई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, N/V RT, या फिर आप कह सकते हो पाई V इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, हमारे पास NRT के क्या होता है, हमारे पास इक्वल होता है. इसको हम थर्मोडायनेमिकली क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे. तो इसके लिए आप क्या करना, हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट ले लेंगे. कंसीडर कर लो ये आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है, और इसमें आपके पास क्या है, सॉरी ये आपके पास क्या है, कंसीडर किया है हमने कि ये आप इस बीकर के अंदर आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है. ये जो है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इसमें क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन है. आपको पता है जब ऑस्मोसिस होगी तो सॉल्वेंट जो है इसके मॉलिक्यूल्स किस में पास आउट होंगे, सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं. तो जब ऑस्मोसिस हो रही है तो हमें पता है कि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो किस में मूव कर रहे हैं, सॉल्यूशन में मूव कर रहे हैं. मीन्स सॉल्वेंट के पार्टिकल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हमारे पास मोर हो जाएंगे ड्यूरिंग द ऑस्मोसिस के ड्यूरिंग. बट अगर हम बात करें ऑस्मोसिस से पहले की बात करें तो हमें पता है कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या रहती है, ज़्यादा, और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या रहती है, कम रहती है. बिफोर ऑस्मोसिस, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये ड्यूरिंग दी ऑस्मोसिस है. ये सारा ऑस्मोसिस के ड्यूरिंग सॉल्वेंट के पार्टिकल किस में मूव कर जाते हैं, सॉल्यूशंस में. तो आपको पता है कि इसके पार्टिकल लेस हो जाएंगे और इसके क्या हो जाएंगे, मोर हो जाएंगे. बट बिफोर दी ऑस्मोसिस अगर हम बात करें, बिफोर ऑस्मोसिस, तो आपको पता है बिफोर ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, हमारे पास मोर होगी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, और सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो आपके पास क्या होगी, लेस होगी. ठीक है, ये बिफोर ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं हम, जब कोई ऑस्मोसिस फिनोमेना नहीं हो रही है तो इसकी कंसंट्रेशन हमें ज़्यादा मिलेगी और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें क्या मिलेगी, लेस मिलेगी. तो अगर हम इसका केमिकल पोटेंशियल बताएं तो केमिकल पोटेंशियल मान लो इसके लिए क्या होगा, μ1A हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, μ1B. दिस इज फॉर सॉल्वेंट के लिए μ1A एंड दिस इज फॉर सॉल्यूशन के लिए μ1B. तो केमिकल पोटेंशियल किसका ज़्यादा मिलेगा, बिफोर ऑस्मोसिस सॉल्वेंट का क्या होगा, आपके पास ज़्यादा है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या मिल रही है, आपके पास ग्रेटर मिल रही है. तो सॉल्वेंट का जो केमिकल पोटेंशियल होगा वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन से. ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा. दिस इज फॉर सॉल्वेंट एंड बी फॉर सॉल्यूशन. ये किसके लिए है, ये सॉल्यूशन के लिए है आपके पास. ओके. बट जब हमारे पास ऑस्मोसिस हो जाएगी तो आपको पता है सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशंस में मूव कर जाएंगे और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. और एक स्टेज ऐसी आएगी, इक्विलिब्रियम की स्टेज आएगी आपके पास, इक्विलिब्रियम स्टेज आएगी जहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, आपके पास इक्वल हो जाएगी. μ1A इज इक्वल टू क्या होगा, μ1B के क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वल हो जाएगा. बट वो तब होगा जब हम सॉल्यूशन पे क्या अप्लाई करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे. तभी हमें पता है कि सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो फर्दर क्या नहीं करते हैं, मूव नहीं करते हैं किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर. ये लास्ट टाइम हमने अपनी वीडियो के अंदर क्या किया है, डिस्कस किया था. तो हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, दोनों की जो केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. उस टाइम पे जो सॉल्वेंट के लिए हमारे पास
कंडीशंस होंगी वो किस किस के साथ होगी, टेम्परेचर के साथ, और उसका प्रेशर कितना होगा, सिंपल P। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे पास μ1A के लिए, सॉल्वेंट के लिए जो कंडीशंस होंगी वो मिलेगी टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, उसका फंक्शन होगी। और सॉल्यूशन का जो फंक्शन है वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास μ1B टेम्परेचर का, और जो प्रेशर है उसका वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा प्लस में किस वैल्यू से, पाई वैल्यू से। पाई वैल्यू आपको पता है ऑस्मोटिक क्या होता है, प्रेशर होता है जो हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं ताकि फर्दर जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या ना हो, डिक्रीज ना हो हमारे पास। तो इस वैल्यू से क्या होगा, वो हमारे पास ग्रेटर देन मिलेगा। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है कि μ1A एक फंक्शन है किस किस का, टेम्परेचर का और प्रेशर का, और μ1B जो है फंक्शन है वो किसका, हमारे पास टेम्परेचर का, और जो प्रेशर है वो प्लस पाई वैल्यू से क्या है, हमारे पास ग्रेटर देन है। अंडरस्टूड, ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। ये इक्वेशन 1 है, इसको नोट कर लेना आप सभी अपनी कॉपी पे, साथ साथ इक्वेशन को सोल्व करते रहिए। देन हमें पता है कि जो केमिकल पोटेंशियल होता है वो फंक्शन होता है किस किस का, फंक्शन है वो किसका, टेम्परेचर का, प्रेशर का, और मोल फ्रैक्शन का क्या होता है, वो हमारे पास फंक्शन मिलता है। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, डी μ1 इज इक्वल टू क्या होगा, पहले हम इसका क्या करेंगे, फंक्शन निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव निकाल देंगे केमिकल पोटेंशियल का। तो उस टाइम पे आपको पता है प्रेशर और कंपोजिशन क्या रहेंगी, आपके पास कांस्टेंट रहेंगी। देन सेम इसी तरह से हम फिर किसके लिए निकालेंगे, प्रेशर के साथ निकालेंगे। उस टाइम पे आपको पता है क्या, टेम्परेचर और कंपोजिशन क्या रहेगी, आपके पास कांस्टेंट रहेगी। सिमिलरली हम किसके लिए साथ निकाल देंगे, कंपोजिशन के साथ। तो उस टाइम पे आपको पता है कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही क्या रहेंगे, आपके पास कांस्टेंट रहेंगे। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब हम क्या ले रहे हैं, जो कंडीशंस हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हम ले रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। तो जब टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सारी नेगलेक्ट हो जाएगी। तो जो केमिकल पोटेंशियल है वो सिर्फ किस किस का फंक्शन रह जाएगा हमारे पास, वो फंक्शन रहेगा आपके पास प्रेशर का, और किसका फंक्शन रहेगा, वो आपके पास, वो फंक्शन है हमारे पास किस किस का, टेम्परेचर का, और किसका फंक्शन है वो हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास किसका, फंक्शन रह गया है वो सिर्फ किसका, हमारे पास प्रेशर का, और किसका फंक्शन रह गया है वो हमारे पास कंपोजिशन का। तो इक्वेशन ये बन जाएगी हमारे पास Tp इंटू में dx1, ये इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास। अब आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग जो थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस होती है, डी म्यू बाई में dp जो डेरिवेटिव है केमिकल पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, वो किसके इक्वल होता है, पार्शियल वॉल्यूम के क्या होता है, वो इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होता है, पार्शियल मोलर वॉल्यूम के क्या होगा, वो हमारे पास इक्वल होगा। और पार्शियल मोलर ये किसके लिए हम निकाल रहे हैं, सारा सॉल्वेंट के लिए। तो सॉल्वेंट के लिए हम इसको पुट कर देंगे क्या, V1 नोट, क्योंकि नोट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसके लिए हम सोल्व किया है, हमने सॉल्वेंट के लिए क्या किया है, हमने ये सोल्व किया है। आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग जो डेरिवेटिव होता है केमिकल पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, वो किसके इक्वल होता है, पार्शियल मोलर वॉल्यूम के इक्वल होता है। और सॉल्वेंट के लिए हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है किससे, V1 नोट से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि सॉल्यूशन हमें पता है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म में है। देन हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर देंगे। आपके पास ये आ गया है डी μ1 बाई में dp Tx1 इंटू में dp किसके इक्वल आया है आपके पास, V1 नोट के। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी अभी 2 जो इक्वेशन हमने बनाई थी वो क्या आई थी, डी μ1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आई थी, डी μ1 बाई में dp Tx1 इंटू में dp प्लस में डी μ1 बाई में dx1 इंटू में dx इंटू में dx1, ये इक्वेशन बनी थी। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ चुकी है, V1 नोट के। तो हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, V1 नोट dp
प्लस में डी म्यू 1 बाई में डी एक्स 1। इसके इक्वल हमने क्या कर दिया है, बस यहाँ पे सिंपल क्या किया हमने, डी म्यू बाई पी की वैल्यू क्या की है हमने, पुट की है किसके इक्वल, V1 नोट की। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 3। इक्वेशंस आपने साथ साथ अपनी कॉपी पे बनानी है ताकि आपको इक्वेशन समझ आ जाए। तो इक्वेशन क्या बन चुकी है हमारे पास, 3 बन चुकी है, डैट इज इक्वल टू किसके इक्वल आई है वो हमारे पास, डी म्यू 1 इज इक्वल टू आया है हमारे पास किसके, V1 नोट डी पी प्लस में डी म्यू 1 बाई में डी एक्स 1 टी पी इंटू में डी एक्स 1 के क्या आई है वो हमारे पास इक्वल आई है। अंडरस्टूड, समझ आ गई है बात सभी को। सेम इसी तरह लास्ट टाइम जो हमने वीडियो में थर्मोडायनेमिकली प्रूफ किया था, वहाँ से एक हमने इक्वेशन निकाली थी क्या, कि डी म्यू 1 बाई में डी एक्स 1 टी पी इज इक्वल टू किसके इक्वल आया था हमारे पास, आर टी बाई एक्स 1 के क्या आया था हमारे पास, इक्वल आया था। साथ में आपने रिमाइंड करनी है अपनी पुरानी जो हमारे पास जो टॉपिक हमने किया हुआ है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके अंदर भी हमने फाइंड आउट किया था कि डी म्यू वाई में डी एक्स 1 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आई थी, आर टी बाई में एक्स 1 की क्या आई थी, इक्वल आई थी। तो हम इसकी जगह, इस वैल्यू की जगह हम क्या कर देंगे, आर टी बाई एक्स 1 को क्या पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 में क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। जब इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करोगे तो एक न्यू इक्वेशन बन जाएगी आपके पास क्या, डी म्यू 1 इज इक्वल टू V1 नोट डी पी प्लस में आर टी बाई में x1 इंटू में डी एक्स 1, ये बन जाएगी हमारे पास। आप इसको लॉग फॉर्म में लिखना चाहो तो लॉग फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो लॉग फॉर्म में इक्वेशन जो बन जाएगी V1 नोट डी पी प्लस में, इसको मैंने लॉग फॉर्म में लिख लिया है, क्या बन जाएगी, आर टी इंटू में डी एल एन एक्स 1, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। देन हम इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, इक्वेशन 4 बन जाएगी हमारे पास ये। इस इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या कर देंगे, हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट अप्लाई करके। लिमिट जो होगी वो हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पे सोल्व कर रही हूँ। इक्वेशन ये आई है, इंटीग्रेट करेंगे अब हम इस इक्वेशन को। तो इंटीग्रेशन करने पे जो लिमिट हम अप्लाई करेंगे वो क्या होंगी, डी म्यू 1 को हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, p से लेके p प्लस पाई तक। और V1 नोट डी पी जो इक्वेशन थी उसको हम इंटीग्रेट करें, V1 नोट कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेट करें हैं प्रेशर को p से लेके p प्लस पाई तक। सिमिलरली इसी तरह आर टी क्या है, कांस्टेंट है, और जो x1 है डी एल x1 उसको हम कर रहे हैं x1 इज इक्वल टू 1 से लेके x1 इज इक्वल टू x1 तक कर रहे हैं। तो आपको पता है जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमें पता है अपर माइनस लोअर लिमिट होती है, तो हमारे पास क्या बन जाएगी म्यू 1 क्या है हमारे पास, फंक्शन पहले ही था किसका, हमारे पास टेम्परेचर तो था ही हमारे पास, वो बन जाएगी किसके इक्वल, वैल्यू क्या आई है p प्लस पाई, अपर लिमिट क्या है हमारे पास टेम्परेचर और p प्लस पाई इसकी है। देन है हमारे पास क्या, लोअर लिमिट क्या है, ओनली p है, तो वो हो जाएगा क्या, म्यू 1 t इंटू पी। ठीक है, ये अभी मैंने सिर्फ लेफ्ट के लिए सोल्व किया है, मैं नेक्स्ट पे सोल्व कर रही हूँ। तो आपको पता है कि म्यू 1 क्या आया है, देखो आपके पास p प्लस पाई अपर लिमिट थी, माइनस में लोअर लिमिट हो जाएगी क्या, ओनली p, ये हो गया इक्वल टू V1 नोट तो कांस्टेंट ही था, इसके लिए जो लोअर अपर लिमिट है वो क्या है p प्लस पाई, माइनस में p क्या है, लोअर लिमिट है, प्लस में क्या था RT, उसके लिए हमारे पास क्या आएगी ln x1 माइनस 1 करेंगे तो x1 ही रह जाएगी, तो ये बन जाएगा RT ln x1 बन गया हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड, समझ आ गई है बात सभी को। ये इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास क्या, फिफ्थ। इस इक्वेशन, ये इक्वेशन जो हमारे पास बनी है, ये कौन सी इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास, फिफ्थ इक्वेशन बन चुकी है। अब आपको पता है स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम पे म्यू क्या है, किसके इक्वल था, म्यू 1 इज इक्वल टू किसके था, टी पी इज इक्वल टू किसके आया था, म्यू 1 p प्लस पाई के क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो इन दोनों को मैं इक्वल पुट कर दूंगी तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0।
चाहे आप इनमें से किसी की भी वैल्यू सेम पुट कर सकते हो क्योंकि इक्विलिब्रियम पे दोनों इक्वल हैं। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये जो लेफ्ट साइड है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब 0 होगी ये इक्वेशन लेफ्ट वाली तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू V1 नोट P प्लस पाई माइनस में P प्लस में RT ln x1, ये हो जाएगा हमारे पास। सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, हम क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, सारा सोल्व कर देना पहले। सोल्व करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, V1 नोट P प्लस में V1 नोट पाई माइनस में V1 नोट P प्लस में RT ln x1। इसको मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है सिंपल, तो V1 नोट P से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा आपके पास, V1 नोट पाई प्लस में RT ln x1, ये इक्वेशन रह जाएगी इज इक्वल टू 0। आप V1 नोट पाई को क्या करना, इस साइड ले आना, तो इधर प्लस में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में, तो V1 नोट पाई इज इक्वल टू RT ln x1, ठीक है, RT ln x1 हो जाएगा हमारे पास। लास्ट में भी हमने बताया था कि जो ln x1 की वैल्यू है वो किसके इक्वल आई थी, माइनस के x2 के हमारे पास इक्वल आ चुकी थी। लास्ट हमने रिलेटिव लॉगरिथम वो वेपर प्रेशर में सोल्व किया हुआ है सारा। तो x1 की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, माइनस के x2 क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V1 नोट पाई इज इक्वल टू RT, ठीक है, RT माइनस साइन आगे आ जाएगा, x2 हो जाएगा हमारे पास। इट मीन्स क्या है, हमारे पास माइनस से माइनस क्या हो जाएंगी, कैंसिल, क्या रह जाएगी, V1 नोट पाई इज इक्वल टू x2 RT के क्या हो जाएगी, इक्वल आ जाएगी हमारे पास, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। तो पाई वही पाई V इज इक्वल टू हमने किसके इक्वल पुट करना था, N2RT कह लो, या हमारे पास क्या है F2RT कह लो, क्योंकि N जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, N बाई जो कंसंट्रेशन होती है वो C इज इक्वल टू N बाई V की होती है। नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा। इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं हम, क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वेशन बनी है क्या, V1 नोट पाई इज इक्वल टू x2 RT, x2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन, डाइल्यूट, अगर हम इसे लिखें सॉल्यूशन की नंबर ऑफ मोल्स में तो क्या हो जाएगा, N2 बाई में N1 प्लस में N2 RT। अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, ये डाइल्यूट है बहुत ज़्यादा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। N2 किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, सिंपल 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, N2 बाई में N1 इज इक्वल टू RT, ये बन जाएगी। तो हमारे पास क्या बन चुका है, इक्वेशन ये प्रूफ हो चुकी है क्या, कि जो पाई V है वो किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, N2 बाई में N1 RT, यानी कि कंसंट्रेशन के क्या आ रहा है, वो हमारे पास इक्वल आ रहा है। अब V को क्या करना, इधर ले जाना, N2 बाई V हो जाएगा, तो आपको पता है वो C के इक्वल हो जाएगा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, CRT हो जाएगा। तो थर्मोडायनेमिकली ये हमने प्रूफ कर दिया है कि जो हमारे पास जो पाई की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, CRT के क्या होती है हमारे पास, इक्वल होती है। ये हमने थर्मोडायनेमिकली प्रूफ किया है। इस इक्वेशन को आपने साथ साथ सोल्व करना है, जैसे ही आप वीडियो को सुनोगे तभी आपको इक्वेशन समझ आएगी कि कहाँ पे हमने कौन सी वैल्यू पुट की हैं, कौन सी वैल्यूज नहीं पुट की हैं। अंडरस्टूड, समझ आ गई है बात सभी को, इतना आप सभी कर लेना, समझ लेना। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।